न- नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के केमिस्ट्री के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को। और इसमें आज स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स से। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो कुछ जो मेटल्स होते हैं वो केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि पोटेशियम और सोडियम जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो कोल्ड वाटर से भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। जबकि जिंक और आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं केवल, तो इस कारण से वो कम लेस रिएक्टिव हो गए। जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए कि कॉपर और सिल्वर जो है वो ना ही स्टीम से रिएक्ट करता है और ना ही वाटर से रिएक्ट करता है, तो वो जो हो गए हमारे वो अनरिएक्टिव मेटल हो गए। तो उनके वैगरस रिएक्शन पे, मतलब रिएक्शन का क्या रेट है मेटल का ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनमें कैसा है, तो मेटल को हम लोग एक ग्रुप या फिर एक सीरीज कहें, उसमें हम लोग उसको अरेंज कर दिए हैं, जिसी को हम केमिकली रिएक्टिव सीरीज कहते हैं। तो अरेंजमेंट मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम में इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब जैसे जैसे जो रिएक्टिविटी है वो घटते जाता है, वैसे वैसे हमारा जो मेटल है वो नीचे आते जाता है। इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज या फिर उस मेटल का एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, और सबसे ऊपर में जो हमें मिलेगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो मेटल का रिएक्टिविटी है वो कम होते जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास है वो है हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। ये सब जो है मेटल्स वो रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से नीचे आने वाला जो मेटल है वो है हमारा कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। ये सब लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे सीरीज में हम नीचे जाते जा रहे हैं, जो केमिकल रिएक्टिविटी है किसी भी मेटल का वो घटते जा रहा है। तो गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो है इसी कारण से इसे हम बॉटम में रखे हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज के। और सिल्वर और गोल्ड जो है वो बॉटम में है। तो ये जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो जो हमारा मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे आता है इस सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जब वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब क्यों कुछ जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जबकि कुछ कम रिएक्टिव होते हैं? तो जब हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या करते हैं कि पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं, लेकिन कुछ जो मेटल एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर जाते हैं, तो वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रैपिडली रिएक्ट कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गए। लेकिन कुछ जो एटम है मेटल एटम वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करके, मतलब पॉजिटिव आयन आसानी से वो फॉर्म नहीं कर पाता है, धीरे मतलब थोड़ा स्लोली फॉर्म करता है, तो ऐसा मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। जैसे कि सोडियम एटम जो है वो आसानी से, मतलब हमेशा रेडी रहता है, वो एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इस कारण से सोडियम मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जबकि अगर हम देखें कि आयरन मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करता है। अब आगे अगर हम देखेंगे कि मेटल जो हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, कौन कौन से? तो वैसे मेटल जो कि हाइड्रोजन से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से उन्हें हम ऊपर रखेंगे, और वो जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे। इस तरीके से वो मेटल जो हैं वो कौन कौन से होंगे? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ये सारे जो मेटल हैं वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब वैसे मेटल जो कि लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन जल्दी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे, तो वैसे मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वैसे मेटल जो लेस रिएक्टिव हैं वो हैं कौन कौन से? तो वो हैं हमारे कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और जब भी ये क्या करते हैं कि अगर वाटर, एसिड से अगर इसे हम रिएक्ट कराएं तो ये हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो इस डिस्कशन से हमें पता चला कि जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में या फिर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है, और जो भी एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जिसे रखा गया है वो लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है, और ख़ास करके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि
जो मोर रिएक्टिव होंगे वो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ साल्ट सोल्यूशन, तो साल्ट सोल्यूशन के साथ मेटल का कैसा रिएक्शन होता है। तो जब मोर रिएक्टिव मेटल को अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन में रखेंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन जो बनता है ये भी तो मेटल से ही, तो लेस रिएक्टिव मेटल से अगर बना हुआ है तो यहाँ पे होगा क्या कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको पुश करके दूर कर देगा और खुद अपना सॉल्ट सोल्यूशन वो बना लेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि यदि ए जो है वो कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, ए जो है वो कोई मेटल है और सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का, तो जब दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको मोर रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस करके और खुद उसके प्लेस पे आ जाएगा। तो अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या है कि रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जिंक के साथ रिएक्शन। तो जब हम करेंगे क्या कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल के स्ट्रिप को अगर हम डुबो देंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू होता है, तो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे फीका होता जाएगा और जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस होता है और होगा क्या कि जो कॉपर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वो जिंक के स्ट्रिप के ऊपर आकर के रेड ब्राउन कॉपर आकर के वहाँ पे थोड़ा डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस प्लस Zn सॉलिड है तो ZnSO4 बनाएगा एक्वस और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा रेड ब्राउन, जो कि आकर के जिंक के स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाता है। तो यदि हम करें क्या कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो और उसमें अगर हम कॉपर का स्ट्रिप को डुबो देते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। उसी तरीके से यदि हम सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, सिल्वर मेटल के स्ट्रिप को, तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और जब आयरन का हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो यहाँ पे रिएक्शन होगा क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से। तो आयरन नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो होगा क्या कि वो फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो पहले वो जो कलर था सॉल्यूशन का वो ब्लू था, अब धीरे धीरे वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, मतलब ग्रीन हो जाएगा। और जो अगर हम आयरन का नेल अगर डाले हैं उसमें तो आयरन नेल के ऊपर जो कॉपर का रेड ब्राउनिश कलर है वो आकर के डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आयरन का जो नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, तो इसका कलर जो है वो ब्राउनिश रेड हो गया है। और यदि हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर, मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर का जो स्ट्रिप है या फिर फॉयल है उसको अगर हम डालते हैं तो यहाँ भी रिएक्शन होगा क्योंकि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो लेस रिएक्टिव जो सॉल्ट है लेस रिएक्टिव मेटल का उसको डिस्प्लेस करके खुद अपना कॉपर सल्फेट ये कॉपर नाइट्रेट खुद बनाएगा, तो ये ब्लू सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ सिल्वर जो मेटल है वो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोराइन। तो क्लोरीन के साथ अगर मेटल का रिएक्शन होगा तो मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और इस मेटल क्लोराइड के फॉर्मेशन में मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, जबकि क्लोरीन एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके और निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन बन जाएगा। और ये दोनों यानी कि मेटल आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर के आयनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे मेटल क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन अगर ये किसी सॉल्यूशन में हो या फिर मोल्टेन स्टेट में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मेटल क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। मेटल क्लोराइड जो है वो उसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस कारण ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब ये इधर उधर ज़्यादा मूव नहीं करता है, नॉन वोलाटाइल हो गया। तो कुछ एग्जांपल अगर हम देखें कि सोडियम जो एक मेटल है और सोडियम जो है वो हमेशा रेडी रहता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए, मतलब किसी भी नॉन मेटल के साथ ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे सोडियम मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके और सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है सो आयनिक क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो आयनिक क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है या फिर इसी को हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। यहाँ पे आयन कौन कौन से हैं, तो सोडियम प्लस आयन यानी कि ये कटायन हो गया और क्लोरीन Cl माइनस आयन ये अनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और ये जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इस कारण से ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है और
होगा क्या, ये नॉन वोलाटाइल होगा। उसी तरीके से कैल्शियम मेटल जो है वो भी वाइग्रोसली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो कि कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम मेटल है और क्लोरीन गैस है, इन दोनों का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है थर्ड में। तो सोडियम मेटल रिएक्टिंग विथ क्लोरीन गैस और उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन साल्ट है उसका फॉर्मेशन हो गया। मैग्नीशियम को अगर हम हीट करेंगे क्लोरीन के साथ तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी बिना हीट किए हुए क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हीट जब एल्यूमिनियम मेटल को हम करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और जिंक जो है वो बिना हीट किए हुए ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और आयरन को भी जब हम हीट करते हैं तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके और आयरन 3 क्लोराइड यानी कि आयरन जिसका वैलेंसी 3 होगा उसके साथ ये क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जब हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं हीट करने के बाद क्लोरीन से तो ये कॉपर 2 क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ जो कॉपर का वैलेंसी है वो 2 होगा। अब रिएक्शन देखेंगे मेटल का हाइड्रोजन के साथ। तो मेटल जो है जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि मेटल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। और हाइड्रोजन भी सेम इसी टाइप का, वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि मेटल का जो लूज इलेक्ट्रॉन है उसे हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ कंडीशन में जब हम उसे फोर्स करते हैं तब कुछ जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से मेटल हैं जिनके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। यानी H- वो जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा तो H- का फॉर्मेशन करेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे हम ओवर हीटेड सोडियम से, बहुत ज़्यादा अगर हीटेड सोडियम है तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम एक मेटल है और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ हो गया सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन। उसी तरीके से कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ अगर ओवर हीटेड कैल्शियम रहेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं नॉन मेटल का। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो जब रिएक्शन होगा नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन जो है वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, CO2 सल्फर भी एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा SO2, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि H2O वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने। और एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, यानी कि जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और जब उस एसिडिक जो हमारा एसिड हो जाएगा या फिर एसिडिक ऑक्साइड है नॉन मेटल्स का, जब उसे हम ट्रीट करेंगे ब्लू लिटमस से तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो यहाँ जो एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है और वो एयर में बर्न होकर के ऑक्सीजन के साथ और वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड जो गैस है उसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। और जब इस कार्बोनिक एसिड को ब्लू लिटमस से ट्रीट करेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये एसिडिक नेचर का होता है। उसी तरीके से सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है और जब इसे एयर में हम बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन, एयर के ऑक्सीजन से बर्न होकर के और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सल्फर जो होता है वो ये येलो कलर का सॉलिड होता है। तो यहाँ हम देखते हैं करेंगे क्या कि सल्फर को ले लिए हैं हम एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एक ऐसा स्पून होता है जिसे हम हीट कर सकते हैं किसी भी मेटल को। तो यहाँ पे हम सल्फ़र को क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल जो है सल्फ़र, उसको हम हीट कर रहे हैं बर्नर पे। और उसके बाद जब ये बर्न होना शुरू हो जाएगा तो ये ब्लू कलर का फ्लेम निकलेगा। उसके बाद हम एक गैस जार में इसको डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा लीड रखेंगे। और जैसे ही ये पूरा सल्फ़र बर्न हो जाएगा तो उस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून को वहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद उसका जो लीड है गैस जार का उसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद होगा क्या कि उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है गैस वो इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद उसमें हम थोड़ा वाटर डाल करके तो पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेगा कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर से भी ट्रीट कर सकते हैं
और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करना क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ट्रीट करने के लिए हमें उस लिटमस पेपर को मॉइस्ट करना होगा, थोड़ा गीला करना होगा, ताकि वो आसानी से रिएक्ट करे। अगर वो ड्राई रहेगा लिटमस पेपर तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो उस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में चेंज नहीं करेगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2, SO2 ये जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, यानी ये एसिडिक नेचर के हैं। अब कुछ हम डिस्कस करेंगे कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड का जो कि न्यूट्रल होते हैं, वो ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक होते हैं। तो ये ऐसे नॉन मेटल जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, वाटर हो गए, उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो है वो न्यूट्रल बेसिक नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। उसके बाद हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और H2O का फॉर्मेशन किया। अब जो हमारा नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, तो नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही वो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वन करते हैं, ना ही वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो यदि नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में रख देंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का इवॉल्विंग नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। अब नॉन मेटल जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि क्लोरीन को अगर हम पास करें सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और ब्रोमीन जो है वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो क्लोरीन जो है उसको ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके और वो खुद उसका प्लेस ले लेगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट खुद फॉर्म करेगा। अब रिएक्शन नॉन मेटल जो है वो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्म करेगा जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, और ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करेगा। फास्फोरस जो है वो भी एक नॉन मेटल है और जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इस कोवैलेंट क्लोराइड का नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो फास्फोरस जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है और फास्फोरस कुछ और भी फास्फोरस यहाँ पे बनेंगे, वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होगा। कार्बन जो है वो भी एक नॉन मेटल है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है जो कि कोवैलेंट कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो नॉन मेटल जो है वो कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। क्लोरीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे करके और खुद क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, इस कारण से यहाँ पे कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ, तो नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नॉन मेटल हाइड्राइड जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के साथ यहाँ पे कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉन मेटल हाइड्राइड जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा फॉर्म होता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल हाइड्राइड का, जैसे सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है और वो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो कोवैलेंट हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि एक कोवैलेंट हाइड्राइड है। और हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होता है जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या गुण है, तो ये इसका जो स्मेल है उसी से हम लोग पहचान पाते हैं और इसका जो स्मेल है वो रोटेन एग यानी सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। अब नाइट्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ पे एक कैटलिस्ट का प्रेजेंट होता है जो कि आयरन एक कैटलिस्ट है, उसके प्रेजेंस में कोवैलेंट हाइड्राइड यानी अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से के साथ रिएक्ट किया फेरस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन किया। अब ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो H2O का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से कार्बन हाइड्राइड के साथ यानी कि CH4 मीथेन, क्लोरीन हाइड्राइड के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। नॉन मेटल हाइड्राइड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। नॉन मेटल जो है वो कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं क्योंकि नॉन मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम को नहीं दे सकते और ना ही हाइड्राइड आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन
हो सकता है, यहाँ पे कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो नॉन मेटल हाइड्राइड जो होते हैं वो लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस होते हैं, ये सॉलिड नहीं होते हैं और इनमें आयन भी नहीं होता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड जो है वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर लेते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो मेटल जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल होता है, यानी मेटल जो है वो अगर उसे हम हैमर करेंगे, मतलब हथौड़ी से अगर उसे हम पीटेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसे हम खींचेंगे तो बहुत पतले वायर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होता है, वो आसानी से टूट जाता है, और ना ही वो मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़ करके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उन्हें हम पॉलिश कर सकते हैं, वो शाइनी होते हैं। और नॉन मेटल जो हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो पॉलिश नहीं किए जा सकते हैं केवल आयोडीन को छोड़ करके, क्योंकि आयोडीन जो है वो लस्ट्रस नॉन मेटल है। मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं। नॉन मेटल जो है वो ना ही स्ट्रॉन्ग और ना ही टफ होते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड का या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। मेटल जो है वो वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। नॉन मेटल जो है वो वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, इस कारण से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है डाइल्यूट एसिड से। नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं है, इस कारण से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। मेटल आयनिक क्लोराइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो आयनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो आयनिक क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और लेकिन नॉन वोलाटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेवी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर। नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं क्लोरीन के साथ, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वोलाटाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं वो यूजुअली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, केवल कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके और आयनिक मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल और कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि यदि कोई सब्सटेंस मेलिएबल और डक्टाइल होगा तो वो मेटल होगा, और अगर ब्रिटल होगा नॉन डक्टाइल होगा तो वो नॉन मेटल। यदि कोई सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वो मेटल होगा। अगर वो सब्सटेंस गुड कंडक्टर नहीं होगा, मतलब नॉन कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो नॉन मेटल हो सकता है। यदि कोई सब्सटेंस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा तो वो मेटल होगा। यदि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो वो नॉन मेटल। यदि बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है कोई सब्सटेंस तो वो मेटल। अगर एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो नॉन मेटल। यदि कोई सब्सटेंस आयनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है तो वो हमारा मेटल हो गया, और यदि कोई सब्सटेंस कोवैलेंट क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है तो वो नॉन मेटल हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में वो मोर रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे हमें डाउट नहीं रखना है, क्योंकि हम लोगों ने जान लिया कि नेचर ऑफ ऑक्साइड और क्लोराइड का एलिमेंट का, और उसके बाद सारा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान लिया। तो इस तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब मेटल का यूज, तो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल जो है उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम जो है उसका बहुत कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल जो है उसका यूज हम लोग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स यानी घरेलू जो बर्तन हैं और फैक्ट्री के जो सामान है इक्विपमेंट्स उसका बनाने में हम लोग यूज करते हैं। आयरन का यूज कैटलिस्ट की तरह करते हैं जब अमोनिया का प्रिपरेशन करना होता है हैबर्स प्रोसेस से, तो आयरन जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। जिंक का यूज हम लोग आयरन का गैल्वेनाइजिंग में करते हैं, और ये जो है वो रस्ट से उस आयरन का जो पार्टिकल है जिसको हम गैल्वेनाइज करते हैं उसको बचाता है। क्रोमियम और निकल मेटल जो है इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका, तो आयरन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसे हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। एल्युमिनियम फॉयल जो है उसका यूज हम लोग मेडिसिन, सिगरेट और फूड मटेरियल्स को पैकेजिंग में यूज किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड मेटल का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, और इसका जो थिन फॉयल है यानी सिल्वर और गोल्ड का जो थिन फॉयल है उसे स्वीट्स को डेकोरेट करने में भी यूज किया जाता है। लिक्विड मेटल
मरकरी का यूज हम लोग थर्मोमीटर बनाने में करते हैं। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम मेटल का यूज हम लोग एटॉमिक एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में करते हैं और स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में इसका यूज किया जाता है। जिरकोनियम मेटल जो है उसका यूज करके बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील बनाया जाता है। लीड मेटल जो है इसका यूज कार बैटरी में किया जाता है। अब नॉन मेटल का यूज हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूज नॉन मेटल का क्या है, तो हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजनेशन मतलब वेजिटेबल ऑयल का अगर हाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजनेशन में होता क्या है कि वेजिटेबल घी या फिर जो हम लोग डालडा जानते हैं तो डालडा बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से। हाइड्रोजन का यूज हम लोग एमोनिया मैन्युफैक्चर में करते हैं और एमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज रॉकेट के फ्यूल की तरह किया जाता है। कार्बन जो है अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो इसका यूज हम लोग बैटरी ड्राई सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। नाइट्रोजन का यूज हम लोग एमोनिया का मैन्युफैक्चर में नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। अब नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस होता है, इस कारण से इसका यूज हम लोग फूड मटेरियल को प्रिजर्व मतलब ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं। अब जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जैसे कि टोलीन और नाइट्रोग्लिसरीन ये सब एक्सप्लोसिव है यानी विस्फोटक में इसका यूज होता है। सल्फर का यूज हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में करते हैं। सल्फर का यूज हम लोग फंगीसाइड्स और गन पाउडर बनाने में भी करते हैं। सल्फर का यूज वल्कनाइजेशन यानी रबर को वल्कनाइज करने के लिए भी किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।